गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक चला था अल्कोहल, उसमें टॉपिक कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर। उसके साथ ही हमारा अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ईथर। ईथर, अगर इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हों और या फिर फेनिल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है दोनों में, सिर्फ एल्किल ग्रुप नहीं हो सकते, फेनिल ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या फेनिल ग्रुप अगर जोड़ दिए जाएं तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है, जो कंपाउंड मिलता है, जो यौगिक मिलता है, उसे हम ईथर कहते हैं। और ईथर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसकी नेमिंग की अगर हम बात करें तो जनरल नेमिंग जो होती है इसकी, वो आप लिख सकते हैं फॉर सपोज दोनों तरफ अगर आपके एल्किल ग्रुप समान है या फेनिल ग्रुप समान है तो उसकी नेमिंग हो जाएगी डाई एल्किल ईथर। और अगर समान नहीं है, जैसे एक तरफ आपने एथिल ग्रुप ले लिया, एक तरफ मेथिल ग्रुप ले लिया, तो एथिल मेथिल ईथर कर सकते हैं, सॉरी मेथिल एथिल ईथर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जब कम होंगे तो जो उन्हें पहले लेंगे और जो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं तो उन्हें बाद में लेंगे। तो ये इसकी जनरल नेमिंग होती है, सामान्य पद्धति होती है नेमिंग की। और इसकी आईपीएसी नेमिंग की बात करें तो आईपीएसी नेमिंग या आईपीएसी जो नाम पद्धति है उसमें इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान रखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन। इसमें वही चीज़ है, यहाँ पर जो एल्क वर्ड आ रहा है ये आता है आपके एल्किल ग्रुप्स के लिए। अगर दोनों तरफ जो आपके एल्किल ग्रुप्स समान है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने इधर भी C2H5 लगा दिया, इधर भी C2H5, तो इसकी जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये इसकी जनरल नेमिंग, सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। लेकिन अगर हमें इसकी आईपीएसी नेमिंग करनी है तो इसकी नेमिंग क्या होगी, एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्क वर्ड, दोनों तरफ कौन सा एल्क वर्ड है, एथ है, तो इसकी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी ईथेन। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये आपका सामान्य पद्धति है और ये आपकी आईपीएसी नेमिंग। और वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज करने पर फॉर सपोज यहाँ पर हमने एक एल्किल ग्रुप ले लिया CH3 और दूसरा एल्किल ग्रुप ले लिया C2H5, तो उस कंडीशन में इसकी जो जनरल नेमिंग है वो क्या हो जाएगी, जनरल नेमिंग में मैंने कहा कि जो कार्बन जिसमें कम है पहले उसकी नेमिंग कर दो। तो इधर एक कार्बन है तो दो कार्बन, एक कार्बन में होता है मेथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। और अगर इसी की आपको आईपीएसी नेमिंग करनी है तो जो यहाँ पर एल्कोक्सी है, ध्यान रखिएगा एल्कोक्सी हम कम कार्बन वाली संख्या के कार्बन को बनाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है वो एल्कोक्सी बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वो एल्केन बनेगा। तो यहाँ पे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये बन जाएगा ऑक्सी यानी मिथॉक्सी और ये हो जाएगा ईथेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स के आप फॉर्मूला लिखकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये ईथर होते क्या हैं। तो ईथर को हम 2 से 3 तरह से बता सकते हैं। ऐसे सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है इसको बताने का कि जो ईथर होते हैं वो जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि वाटर के डाई एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं। वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है HOH। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, वाटर में से जो तो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको रिप्लेस करके, इनको विस्थापित करके इनकी जगह पर क्या लगा दें, 2 एल्किल ग्रुप लगा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बताने का कि ईथर क्या होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ये कहें कि जो ईथर होते हैं वो अल्कोहलों के एनहाइड्राइड होते हैं, यानी ये अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होते हैं। कैसे, देखिए फॉर सपोज हमने ROH ये एक अल्कोहल ले लिया और वहीं पर R-OH ये कोई दूसरा, ये 2 अल्कोहल हैं और इसका हम क्या करा दें, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण माने पानी निकाल दें। पानी निकालने के लिए यहाँ पर आप कोई निर्जली कारक उपयोग करेंगे तो पानी कैसे निकलेगा, एक से H एक से OH निकल जाएगा। तो बताइए क्या बना, ROR। जो ईथर हो सकते हैं वो क्या हैं, वो अल्कोहल के निर्जली कारक रूप हो सकते हैं, इनके एनहाइड्राइड हो सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं बताने के कि आखिर ईथर क्या होते हैं।
फिर इसके बाद जो ईथर के टाइप्स होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें कितने प्रकार के होते हैं तो दो, एक होते हैं सिंपल यानी सरल और दूसरे होते हैं मिक्स्ड यानी मिश्रित। इनको इस तरह से भी समझा जा सकता है, ये सिमेट्रिकल होते हैं यानी सममित होते हैं और ये होते हैं अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल या असममित। इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा, अभी ऊपर मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप लगे हैं या सेम फेनल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर वो सिंपल ईथर होंगे, सिमेट्रिकल ईथर होंगे यानी सममित ईथर होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, एक आर है एक आर डैश है, यानी एक मैथिल हो एक एथिल हो एक एथिल हो एक प्रोपिल हो, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो फिर ऐसे जो ईथर होते हैं उन्हें मिक्स्ड ईथर, मिश्रित ईथर या अनसिमेट्रिकल असममित ईथर कहा जाता है। तो ये तो हो गया इनका जनरल इंट्रोडक्शन कि आखिर ईथर क्या होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनमें आइसोमेरिज्म, समावयवता। तो जो एक आइसोमेरिज्म, जो एक समावयवता इनमें हो सकती है, सबसे कॉमन मैंने बताई है, वह है मेटामेरिज्म, जिसे हम कहते हैं मध्यावयवता। मेटामेरिज्म क्या कहती है? मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि जब हमारा क्रियात्मक समूह मध्य में लगाओ, बीच में लगाओ, और उसके दोनों तरफ क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, एल्किल समूह हो, तो हम एल्किल समूहों में परिवर्तन करके, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, यानी कि जो आणविक सूत्र है वो तो एक समान रहेगा, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दें, उसकी संरचना को परिवर्तित कर दें। कैसे? दोनों तरफ जो एल्किल समूह हैं उनके नंबर ऑफ कार्बन्स को बदलकर, उनमें कार्बन की संख्या को परिवर्तित करके अगर हम स्ट्रक्चर बदल दें तो फिर जो आइसोमर्स बनेंगे, जो समावयवी बनेंगे, उन्हें मध्यावयवी या मेटामर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म यानी मध्यावयवता कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या करना है हमें कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन्स को चेंज कर देना है, कार्बनों की संख्या को चेंज कर देना है और नया मॉलिक्यूल बना लेना। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होगा, संरचना सूत्र बदलेगा, तो उसकी जो नेमिंग है वो भी बदल जाएगी, यानी कि जो हमारा यौगिक है वो बदल जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने इधर की तरफ लगा दिया CH3 ग्रुप और ये CH2 CH3, और इधर भी लगा दिया मैंने CH2 CH3, यानी इधर भी एथिल ग्रुप लगा हुआ है, एथिल भी एथिल ग्रुप लगा हुआ है। अभी ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ से इसका अगर पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ क्या बनेगा जा करके। कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C4H10O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। अब इसी फॉर्मूला में मैं क्या करूं, यहां से CH2 उठा करके इधर की तरफ कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, O CH2 CH2 CH3, और इधर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। जरा दोनों तरफ कार्बन नंबर ऑफ एटम देखो, 1 2 3 4 4 है, हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 2 5 2 7 3 10 है, ऑक्सीजन कितने, 1 है। लेकिन क्या अब इसका नाम डाई एथिल ईथर होगा? नहीं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से, उनमें परिवर्तन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। इस अवस्था में इसका नाम है डाई एथिल ईथर, या इसकी अगर आप IUPAC नेमिंग करने जाओगे तो ये आएगी इथॉक्सी इथेन, तो एक कंपाउंड हो गया। वहीं पर हमने CH2 को उठाकर इधर भेज दिया तो ये बन गया CH3 यानी मेथिल ग्रुप, और ये बन गया प्रोपिल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया मेथिल प्रोपिल ईथर, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इन दोनों को हम कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं, यानी समावयवी हैं, मध्यावयवी हैं ये, और इनमें ये जो आइसोमेरिज्म पाई जा रही है इसको मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता कहते हैं। तो एक तो आइसोमेरिज्म ये हो गई। अब दूसरी आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। इसमें दूसरी आइसोमेरिज्म जो पाई जाती है वो होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता।
यहाँ पर हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो क्रियात्मक समूह हैं, वो बदल जाएंगे। और जो ईथर होता है वो जिसके साथ ये समावयवता शो करता है वो होते हैं अल्कोहल। किस तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समावयवता। देखिए क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जो आणविक सूत्र है वो तो समान रहता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा क्रियात्मक समूह है, वो बदल जाता है। जैसे C2H6O, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमें दिए गए। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि हमारे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब हमें इससे क्या बनाना है, हमारा कंपाउंड बनाना है, हमारा यौगिक बनाना है। तो एक कंपाउंड तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, यानी एथाइल अल्कोहल, OH ग्रुप आ गया। दूसरा कंपाउंड इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ आप क्या लगा दीजिए, CH3 ग्रुप लगा दीजिए। क्या बन गया, डाई मेथिल ईथर। दोनों तरफ मेथिल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन। इधर क्या है, ये एथिल ग्रुप और ये OH ग्रुप, तो इथाइल अल्कोहल हो गया और ये हो गया आपका डाई मेथिल ईथर। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वो तो सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ ईथर है, वो तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, यानी क्रियात्मक समावयवी होते हैं। और इस समावयवता को क्या कहते हैं, इस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ये 2 तरह की आइसोमेरिज्म जो है वो ईथर्स में कॉमनली पाई जाती है। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ईथर को लेकर कि आखिर ईथर क्या होते हैं, इनकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, इनमें किस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, मतलब हमारे सिलेबस में जो ईथर है वो है डाई एथिल ईथर, जिसे हम कहेंगे इथॉक्सी ईथेन। कैसे बनता है, क्या इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, यानी क्या इसकी निर्माण की विधियाँ हैं, क्या इसके रासायनिक गुण हैं, क्या इसकी भौतिक गुण हैं, क्या इसके उपयोग हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर फॉर्मूला, दोनों तरफ ईथर में दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ेगा, C2H5O C2H5, IUPAC नेमिंग इथॉक्सी ईथेन। अब इसमें चालू करते हैं इसके निर्माण की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड का मतलब कि एथिल आपका एल्किल ग्रुप होगा और कोई भी हैलोजन उससे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एथिल आयोडाइड लिया हुआ है। जब हम हमारे एथिल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमें हमारा ईथर जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिए ये ले लिया हमने C2H5I, एथिल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयोडीन है वो सिल्वर के साथ मिल करके सिल्वर आयोडाइड बना देगा। तो ये सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला होता है AgI। और क्या बनना है, ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5, माने जो ऑक्सीजन है इससे ये जो C2H5 के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल जाकर जुड़ जाएंगे। तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, 2 एथिल आयोडाइड हैं जो सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड बनता है और साथ में क्या प्राप्त होता है, ईथर। कुछ इस तरह से रिएक्शन हो सकती है, C2H5I प्लस Ag2O प्लस C2H5I। तो यहाँ पर ये जो आयोडीन है देख रहे हैं आप, ये 2 Ag के साथ मिलकर के क्या बना लेगी, 2 AgI, 2 सिल्वर आयोडाइड बन जाएंगे, बन गए। और जो ऑक्सीजन है ये इन दोनों से जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5O C2H5, डायएथिल ईथर, इसे इथॉक्सी ईथेन हम कहते हैं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बताया था ईथर क्या होते हैं, अल्कोहलों के निर्जलीकारक रूप होते हैं, इनके डिहाइड्रेटिंग फॉर्म्स होती हैं, यानी एनहाइड्राइड फॉर्म होती है इसकी। तो अगर हम यहाँ पर अल्कोहल लें और उसका क्या करा दें, डिहाइड्रेशन करा दें,
यहाँ पर डिहाइड्रेशन जो है वो दो कंडीशंस में, मतलब दो अलग अलग यहाँ पर रिएक्शन दी हुई हैं। पहली रिएक्शन जो है वो H2SO4 माने जो हमने निर्जली कारक लिया हुआ है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हुआ है वो कंसनट्रेशन H2SO4 लिया हुआ है, और दूसरा जो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे हम Al2O3 कहते हैं। दोनों रिएक्शंस में जो डिफरेंस आता है वो टेम्परेचर का आता है। देखिए क्या होगा। सबसे पहली रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, C2H5OH प्लस C2H5OH, और इसको हीट कर दिया हमने किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 खुद ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी। कंसनट्रेट H2SO4 एक अच्छा निर्जली कारक, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जब हमारी स्किन पर ये कंसनट्रेट H2SO4 जब गिर जाता है तो हमारे स्किन के अंदर से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन को जला देता है, इसीलिए बहुत घातक होता है और इसको अवॉइड करना चाहिए। लेबोरेटरी में इसके यूज़ को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया और साथ में ये C2H5O C2H5 जुड़ गया, तो क्या मिल गया हमें, डाईएथिल ईथर। इसी रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमने दो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, C2H5OH प्लस C2H5OH, और अब हमने जो रिएक्शन कराई है वो कराई है Al2O3, एल्यूमिना कहते हैं इसे, एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है। लेकिन अब ये रिएक्शन जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ये इस नेचर में खुद बहुत गर्म तो होता नहीं है, तो पहले हम इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो इसके ऊपर से एथिल अल्कोहल की जो वेपर्स हैं, क्योंकि भाई जब अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है, इतने गर्म करने पर इसको पास करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, तो इसकी वेपर्स पास कराई जाती हैं। जब इसकी वेपर्स इसके ऊपर से पास होती हैं तो फिर वही चीज़, वाटर क्या होगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा, पानी उड़ जाएगा, क्योंकि पानी तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, तो वाटर तो इवेपोरेट हो गया, वेपर बन के निकल गया, और C2H5O C2H5 ईथर की जो वेपर्स हैं उनको ठंडा करके हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। फिर इसके बाद आते हैं तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। ये हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस पहले भी पढ़ा हुआ है, जब दो एल्किल हैलाइड जो हैं, सॉरी वो वुड्स रिएक्शन थी, दो एल्किल हैलाइड जो है सोडियम मेटल या जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करते थे, वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन बनती थी। ये एक नई रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। यहाँ पर एक तो हमारा एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड में जैसे मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड ले लिया या एथिल आयोडाइड ले लिया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा सोडियम एथॉक्साइड। तो जब हम हमारे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ करते हैं तो हमें हमारा जो ईथर है वो प्राप्त होता है, और रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस यानी विलियमसन संश्लेषण। मतलब ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन ने कराई थी। देखिए रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला RX, और सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला या सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, RONA। यहाँ पर Na के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एल्किल ग्रुप जो है हम सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको साफ समझ में आ रहा है क्या होगा, NaX जो है वो निकल जाएगा, NaX निकल गया, और ये जो RO है वो इस R के साथ जुड़ गया तो बन जाएगा ROR, बन गया ईथर। अब इसमें हम हमारा ईथर बना लेते हैं, कौन सा बनाना है, डाई एथिल ईथर। तो इसके लिए जो एल्किल ग्रुप होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एथिल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर ले लीजिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस NaOC2H5, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर जब ये NaBr जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और बन जाएगा C2H5OC2H5। रिएक्शन को क्या करना है, हीट करना है। तो एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, डाई एथिल ईथर। मैं यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो नीचे रिएक्टेंट के नाम, प्रोडक्ट के नाम सब आपको मेंशन करने हैं, अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हैं तो। ऐसे जनरली वहाँ रिएक्शन लिख करके चले आओगे तो आधे मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, और ये जो प्रेजेंस होती है ये ज़रूर लिखनी है। क्लियर है।
चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। इतनी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जिक्र ना हो तो फिर बेकार है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ज़्यादातर मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए क्या रिएक्शन होती है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से करते हैं। डायथिल ईथर बनाना है और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पहले से ही एक ईथर से करनी है, लेकिन ये जो ईथर है प्योर ईथर नहीं है, ये क्या है, इसमें एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है और उसका नाम है क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। अब बात आती है कि आखिर ये क्लोरोमेथिल एथिल ईथर बनेगा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से नाम सुनिए, क्या बोला मैंने, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर, ये बोला मैंने। माने जो ईथर रहा होगा हमारा वो तो मेथिल एथिल ईथर है, तो मेथिल एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3O C2H5, ये तो मेथिल एथिल ईथर हो गया। अब इसमें क्लोरो ग्रुप लाना है, तो यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जो है मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ CH3 में से एक हाइड्रोजन क्या कर दो, हटा दो, तो CH3 क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो ये हो गया क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। और इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो RMgX में R जो एल्किल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर पहले से ही CH2 ग्रुप क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप लेंगे वो मेथिल ग्रुप लेंगे, क्योंकि हमें डाई एथिल ईथर बनाना है। एक तरफ तो एथिल ग्रुप दिख रहा है, दूसरी तरफ भी एथिल ग्रुप लाना है, तो CH2 पहले से ही दिया हुआ है, CH3 चाहिए, यहाँ पर हमने ले लिया CH3MgBr, ये हमारा RMgX CH3MgBr है। तो यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, मतलब इन दोनों को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, MgBrCl, ये निकल जाएगा MgBrCl मैग्नीशियम से, मतलब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसके एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ क्लोरीन, MgBrCl, ये यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो यहाँ से Cl हट गया, जैसे ही यहाँ से Cl हटेगा तो ब्रेक कैसे होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरीन जो है वो जुड़ गया जाकर के इसके पॉजिटिव एंड से, और ये जो नेगेटिव एंड CH3 है वो जाकर के CH2 से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2O C2H5। तो ये भी एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, बन गया डाई एथिल ईथर। इसी को क्या लिख सकते हैं, C2H5O C2H5। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है वो क्लोरोमेथिल ईथर से कराने पर हमें हमारा जो ईथर है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये इसके कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अब कल के एक्सप्लेनेशन में हम ईथर में पढ़ेंगे इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लैबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको हिंट के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर आपने जो H2SO4 और जो एल्यूमिना से जो रिएक्शन कराई थी, यही इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। ये इसकी क्या है, औद्योगिक निर्माण विधि है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में और एल्यूमिना के प्रेजेंस में। बस यहाँ पे टेम्परेचर 140 था कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और एल्यूमिना की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। ये दोनों ही जो हैं हमारे डाई एथिल ईथर की क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इसका काम भी क्या हो गया, खत्म। क्या बचा, सिर्फ कल हमें पढ़ना है हमारी लैबोरेटरी प्रिपरेशन यानी प्रयोगशाला निर्माण विधि, जिसका नाम होगा ईथरीफिकेशन प्रोसेस। ईथरीकरण की विधि होती है, ईथर बनाते हैं और इसके बाद इसकी कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके क्लास, थैंक यू।